नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। इसमें आप देखेंगे एक सर्टेन रीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब इस सर्टेन रीजन में ये वोल्टेज कांस्टेंट है। इस पूरे रीजन में, निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये माइनस dV बाई डी आर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट है। इसका मतलब वहां पर फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है 95। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर T फॉर कॉपर। तो देखिए यहाँ पर कॉपर गिवन है, यहाँ पर आपको कॉपर गिवन है। तो कॉपर हम जानते हैं क्या होता है, कॉपर एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी का ग्राफ आपने एनसीईआरटी में थ्योरी में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। रेजिस्टिविटी एक स्टार्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रेजिस्टिविटी है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। समझ गए आप लोग? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 96 नंबर। इसमें लिखा हुआ है वायर ऑफ लेंथ L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus, देखिए the length of the wire changes to, तो मतलब फाइनल लेंथ गिवन है, इसकी लंबाई L1 हो जाती है। तो पहले L है और बाद में L1 हो जाती है। तो हम इसमें अगर लिखते हैं कि गामा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस, तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F बाय A डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाय L। अब कितना फोर्स लग रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है इस वायर से हमने M मास, व्हेन M मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, मतलब इस वायर पर नीचे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो F, एक M मास का वेट कितना हो गया M इंटू जी, ये L ऊपर चला गया, अपॉन एरिया है, एंड डेल्टा L चेंज इन लेंथ कितना है। तो देखिए ध्यान से, इनिशियल लेंथ L है और फाइनल लेंथ चेंजेस 2 मींस फाइनल लेंथ L1 है। तो चेंज कितना हुआ है, L1 माइनस L। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस L, मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा नीचे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. Then tension in B is slightly decreased. The beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लेंदी है, हो जाएगा। ए और बी है, सेम मटेरियल है, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। तो देखिए नॉन फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर, ए 530 हर्ट्ज। तो ये ट्रिक होती है बताने की, सबसे पहले हम नॉन फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, ए है और इसका फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज। जब इसको बी के साथ वाइब्रेट करते हैं तो 6 के बीट सुनाई देते हैं। तो हम जानते हैं कि 6 ज्यादा हो या 6 कम हो, डिफरेंस 6 है। इसका मतलब बी का फ्रीक्वेंसी इससे 6 ज्यादा भी हो सकता है और इससे 6 कम भी हो सकता है। इसका मतलब बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये हो सकता है 536, या बी का फ्रीक्वेंसी हो सकता है इससे 6 कम 524 हर्ट्ज। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, when tension in B is slightly decreased। अब फॉर्मूले पर आ जाइए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेस्ड वायर है,
और स्ट्रेच वायर का फ्रीक्वेंसी होता है 1/2L √T/m, मतलब ये फ्रीक्वेंसी √T के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, टेंशन को डिक्रीज कर दिया, बी का टेंशन डिक्रीज कर दिया। टेंशन डिक्रीज करेंगे तो बी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर आंसर ये होता तो बी का नया फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर ये हो जाता, मैंने इसको लिख दिया बी डैश। अगर बी का फ्रीक्वेंसी ये होता ओरिजिनल, तो फिर नया डिक्रीज होने के बाद ये हो जाता बी डैश। अब यहीं से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नई बीट फ्रीक्वेंसी अगर घट जाती तो हम बोलते हैं ऊपर वाला आंसर सही है, लेकिन नई बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती तो नीचे वाला आंसर सही है, गैप बढ़ गया। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है नाउ द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज, मतलब पहले गैप 6 था अब 7 हो गया, इसका मतलब ये आंसर ये वाला करेक्ट है, 524 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 hertz AC supply, the RMS value of current in the circuit is nearly, देखिए 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, हम जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है XC, इट इज 1/ωc और 1/2 पाई FC। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 है और कैपेसिटेंस गिवन है 40 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास XC की वैल्यू आएगी, 50 का डबल 100 हो गया, तो 2 जीरो यहाँ हो गए, 1 जीरो ये हो गया, -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, 10⁻⁶ से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितना बचा 1000, अपॉन में क्या बचा, फिर रिपीट करता हूँ, 50 का डबल 100, 1 जीरो ये आ गया 1000, तो ये 4 पाई बचा हुआ है अपॉन में, ठीक है। ये ओम के अंदर इसका XC आ गया, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। नाउ द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, IRMS क्या होगा, ERMS डिवाइडेड बाय XC, कैपेसिटर सर्किट है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा। क्वेश्चन में 200 वोल्ट से कनेक्ट है, तो हम जानते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज दिया होता है वो इफेक्टिव RMS ही दिया होता है, इसका मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है उसका RMS 200 है। तो जब हम इस E का RMS पुट करते हैं तो करंट का भी RMS आता है, E का पीक वैल्यू पुट करते हैं तो करंट का भी पीक वैल्यू आता है। तो यहाँ पर इस E का RMS वैल्यू 200 है और XC की वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो देखिए ध्यान से, 4 पाई ऊपर चला गया, ये दोनों जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, तो 2/10 हो गया। 4 पाई हम जानते हैं 12.56 होता है, 12.56 का डबल करेंगे, 12.56 का डबल, तो आंसर आएगा अपने यहाँ पर ये 2 बचा है इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 12.12 समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा 25 इसका आंसर हो जाएगा 25.1, ये आंसर इसका आ जाएगा। अभी आपको सॉल्यूशन बताया था, मैथमेटिक्स आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है स्टार्टिंग में। A ball is thrown vertically downward with 20 meter per second from the top of tower. If it hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second, the height of the tower. Very difficult question है ना, बहुत ही सिंपल है। V square is U square plus 2GH होता है। 20 से नीचे फेंका, 80 से हिट किया, तो यहाँ आएगा 80 स्क्वायर और यहाँ आएगा 20 स्क्वायर प्लस ट्वाइस। कैलकुलेशन के लिए G को 10 ले लेते हैं, H 80 स्क्वायर
कितना होता है 6400, तो ये आ जाएगा 6400, 20 स्क्वायर 400 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2g मीन्स 20, तो ये अपने हाइट का आंसर हो जाएगा h। 6400 में से 400 गया तो 6000 बचेगा, 2 से कैंसिल किया तो 3000 बचेगा, फिर 0 से कैंसिल किया तो ये आ गया कितना 6000 बाय 2, 300 मीटर। चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गई क्या। 80 मीटर पर सेकंड से हिट करता है, 20 से थ्रो किया है, तो फाइनल स्पीड हो गई 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh, 80 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू h, तो 80 का स्क्वायर 6400, 20 स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। फिर वही आंसर आ रहा है 6400 माइनस 400 6000, 6000 में 2 से डिवाइड किया तो 3000 और 3000 को 10 से डिवाइड किया तो 300 मीटर, मतलब थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. If the de Broglie wavelength of the electron is this, the potential difference is, तो देखिए लैम्डा का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का केस है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है। गिवन वेवलेंथ है 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस 2 नैनोमीटर, इस 10 की पावर माइनस 2 का एक 10 की पावर माइनस 1 नैनोमीटर के साथ ले लेंगे तो एंगस्ट्रॉम बच जाएगा, और एक 10 की पावर माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम, और ये है 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट वी। आप समझ गए होंगे अंडर रूट वी की वैल्यू कितनी है, 2 जीरो का फर्क है तो 100 टाइम्स कैंसिल होगा, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो इसका मतलब 10 की पावर 4 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है, इतने वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, तब जाकर ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। फॉर द लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो आप इस हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, यह ज्यादा अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको ये y आउटपुट चाहिए, देखिए y क्या है, यहां से a आया, ये नॉट हुआ तो a नॉट हो गया, a बार हो गया, b का नॉट हुआ b बार हो गया। अब क्या हुआ, और गेट है तो पहले क्या हुआ, a बार में क्या ऐड हो गया, b बार ऐड हो गया, और गेट है, और क्या ये गोला लगा हुआ है, ये नॉट को बता रहा है, इस पूरे का नॉट है। डी मॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं, तो क्या होगा, a बार का बार प्लस का डॉट b बार का बार मतलब a डॉट b, तो समझ गए होंगे एंड गेट है। एंड गेट में आउटपुट हाई तब आता है जब दोनों इनपुट हाई हो, तो इसके ऑप्शन चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर एंड गेट में 1 नहीं आना चाहिए, इसमें ये सारा ही गलत है। और नीचे देखते हैं, आगे नीचे जाना पड़ेगा अपने को। यस, हाँ मिल गया। देखिए फोर्थ को देखिए ध्यान से, ये 0 0 0 आ रहा है, आना ही चाहिए, एंड गेट में आता है। 0.1 0 आता है, 1.0 0 आता है, 1.1 1 आता है। हम जानते हैं एंड गेट का आउटपुट हाई तब होता है जब दोनों इनपुट हाई हो। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट